तो प्रेम शुक्ला जी, इन बाइट्स को दिखाने का, इन बयानों को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि देश की जनता ये जान जाए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद तक, अभी सितंबर तक, प्रधानमंत्री का पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड रहा है। और ये स्टैंड काफी सख्त दिखा है। इन चारों बयानों में लगता है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लेकर काफी सख्त है, लेकिन प्रेम शुक्ला, उस सख्ती का असर दिखता नहीं है। कम से कम पाकिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल नहीं दिखता है। देखिए, सख्ती का परिणाम भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहीं से भी अपनी सख्ती में कोई कमी नहीं की। जिस दिन हमला हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अपने सुरक्षा के जो तंत्र से मीटिंग करने के बाद साफ शब्दों में कहा है कि हम जो है किसी भी जो आतंकवाद को प्रेरित प्रायोजित करने वाले लोग हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं। और आज ही आप देख रहे हैं कि आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की और उनको मारा गया। राजनयिक तौर पर आप देख रहे हैं P5 नेशंस वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं और भारत के पक्ष में खड़े हैं। DGMO का जो बयान है, DGMO ने साफ तौर पर कहा कि हम समय तय करेंगे, हम स्थान तय करेंगे और हम जो है बदला लेंगे। तो DGMO को यह अथॉरिटी कहने की, यदि प्रधानमंत्री उनके साथ पूरी तरह से दृढ़ता के साथ नहीं खड़े होते, सरकार दृढ़ता के साथ नहीं खड़ी होती और सरकार आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रहार करने की मुद्रा में नहीं होती, तो क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इस तरह का स्टेटमेंट करते, ये बहुत साफ संकेत है। और आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई के चरण में पहुंच चुके हैं और वो लड़ाई आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों की घेराबंदी, उनका कूटनीतिक पराजय और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई। क्योंकि सैन्य कार्रवाई, आपको ध्यान होगा कि मार्च 1971 में बांग्लादेश पर पाकिस्तान, जिस तरह से हम पश्चिमी पाकिस्तान से हमला शुरू हुआ, हमला दिसंबर 1971 में शुरू किया भारत ने। आपको 1965 का याद होगी कि उस समय जो रण ऑफ कच्छ में हमारी सेनाओं को पाकिस्तान, चूंकि वो एडवांटेज वाली पोजीशन में था, वो त्रस्त किए पड़ा था। लेकिन जब हम सही समय पर हमला करना हुआ तो लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुंची। सर, उसके बावजूद 9/11 में भी जो उसके बावजूद प्रेम शुक्ला जी, ये सारी वीर गाथाएं हमने पढ़ी हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई में 65 से लेकर 99 तक के उन सभी जवानों पर, उन सभी शहीदों पर, जिनकी वजह से आज हम और आप ऐसे बात कर रहे हैं। सर, देश के हर शख्स को उन जवानों पर, उन वीर सपूतों पर फख्र है। लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने आपको एक बार फिर बहुत गहरा जख्म दिया है। सर, हमारे लोगों का बलिदान दिया है, जख्म दिया है कि आप देखिए लोगों की आंखों से आंसू अब तक नहीं थमे हैं। 2 दिन हो गए, आज जिन शहीदों के घरों पर उनके शव पहुंचे हैं, उनके घर वालों की तस्वीरें देखिए सर, उनकी तस्वीरें देखकर रोना आ जाएगा। वीरों का बलिदान हुआ है, उनके रक्त के एक एक कतरे का जब तक यह राष्ट्र प्रतिशोध नहीं लेता, जब तक उसके लिए उत्तरदायी लोगों का उनको दंड नहीं देता, तब तक ये राष्ट्र चैन से नहीं सोएगा। ये इस सरकार का दृढ़ संकल्प है। ठीक है अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। अभय, राजनीति तो बहुत होती है, पाकिस्तान भी का मुद्दा भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन अभय, राजनीति से अलग आपको लगता है कि नहीं, आज वक्त आ चुका है जब इस सरकार को एक फर्म एक्शन लेना चाहिए? वो फर्म एक्शन मिलिट्री एक्सरसाइज हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोई डिप्लोमेटिक एक्शन हो, लेकिन होना चाहिए। क्या लगता है आपको? गौरव जी, समूचे राष्ट्र के स्वर को मैं आकार देना चाहता हूं। हम लोग कब तक इन विषयों पर, इन आंकड़ों पर चर्चा करते रहेंगे कि 900 बार सीज फायर का वायलेशन हुआ, सोमपुर में 8 जवानों को शहादत देनी पड़ी, पठानकोट में, गुरदासपुर में, अबियूरी में। हम कब तक इन बातों की व्याख्या करेंगे कि 10,000 लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों से गांव खाली छोड़ करके जाना पड़ा? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि पड़ोसी का चुनाव हम नहीं कर सकते हैं, मगर जो भय से प्रीत रखता है पड़ोसी, उससे प्यार का इजहार करेंगे तो वो माथे पर बैठेगा। प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि अब गुलाब जामुन, गुलदस्तों और गुहार की राजनीति को विराम दीजिए। अब ये देश प्रतिकार चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक हुंकार भरेंगे, कब तक गर्जना करेंगे? अपने पौरुष की प्रत्यंचा को टंकारने का समय आ गया है। ये
राष्ट्र समूचा इस देश के सैनिकों की शहादत को अब सहन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम हर पल हजार लोग मरने की अपेक्षा अपने प्राणों को आहूत करना चाहते हैं। सेंसिबल इंडिविजुअल है। अबे आपको भी मालूम है कि इस तरह से जोश में काम नहीं होता, उसके लिए कहीं ना कहीं एक तैयारी होती। तो मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, युद्ध छेड़ दीजिए, लेकिन क्या ये होना चाहिए या आपके हिसाब से सरकार को पूरी तैयारी के साथ कोई जवाब देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हम तो समूचा राष्ट्र सरकार के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा है। आप अगर ओपिनियन लेंगे तो जैसे ही उरी जैसा हमला हुआ, ये राष्ट्र की अस्मिता पर हमला था, तब हमको स्विफ्टी पिन्यूटिव स्ट्राइक की आवश्यकता थी। उस स्विफ्टी पिन्यूटिव स्ट्राइक की आवश्यकता थी। सारे जितने सैनिक हमारे पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हैं और सलाहकार बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान भय से प्रीत रखता है, इसको दूसरा कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। चलिए इस बारे में बात करता हूं, मैं इस बारे में बात करता हूं, लेकिन मेरे पास विद्वत्ता का चोला ओढ़ करके बात करूंगा। मुझे बताइए, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास एक रिसर्च है और मैंने कुछ जानकारों से बात की इस बारे में। अब है, मैं चाहूंगा जेके त्रिपाठी उस बारे में जवाब दें। जेके त्रिपाठी साहब, कश्मीर का मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है। कश्मीर में कर्फ्यू है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस बार किस तरह से बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर के मामले को पाकिस्तान ने हवा देने की कोशिश की है। 2015 में जब यूएन की जनरल असेंबली हो रही थी, तब 55 बार सीज फायर हुआ था पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान बार बार प्रोवोक कर रहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करे और उसको जनरल असेंबली में, यूएन की जनरल असेंबली में उठाया जाए। क्या वही तरीका इस बार भी आपको दिखता है और क्या वही कोशिश पाकिस्तान की इस बार उरी हमले के बाद दिखती है? क्योंकि यूएनजीए शुरू हो चुकी है और नवाज शरीफ बोलेंगे तो वो कहेंगे देखिए भारत ने क्या किया। देखिए, सिर्फ उरी की बात या यूएनजीए की बात नहीं है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये कहता है कि जब भी ऐसी कोई इंटरनेशनल या भारी रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है या जब भी भारत से कोई बड़ी विजिट यूएस या यूके में होती है या यूएस या यूके से भारत में कोई बड़ी विजिट होती है, उसके आसपास ये घटनाएं जरूर करता है पाकिस्तान। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो भारत कश्मीर में लोगों को कितना प्रताड़ना दे रहा है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है, ये पाकिस्तान अभी जो है अभी इन घटनाओं में तेजी इसलिए हुई है कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट का सीधा नतीजा है। अच्छा, बलूचिस्तान में हमने पाकिस्तान को घेर लिया, पहली बार पिछले 70 साल में ऐसा हुआ है जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव सर कमी फिर हमारे अंदर भी। मैं राज कादियान आपसे लूंगा एक सवाल, उसके बाद मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। राज कादियान, क्या फिर हमारे अंदर भी कोई कमी है जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हम इस तरह से मजबूत नहीं कर पाए, जब मालूम था कि बलूचिस्तान का जिक्र करने पर पाकिस्तान छटपटाएगा और कुछ ऐसी हरकत करेगा? क्या हमारी तैयारियों में कोई कमी थी सर? नहीं, देखिए, तैयारियों में जब सैनिक एलओसी पर या बॉर्डर पर तैनात होते हैं, उनकी निगरानी बॉर्डर पर रहती है, देश की जिम्मेवारी पर रहते हैं। वो अपनी सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते जितना बॉर्डर की तरफ देते हैं। लेकिन वो डिस्कशन रेलेवेंट नहीं है। अगर कमियां थी भी तो वो पाकिस्तान को थोड़ी लाइसेंस देते हैं कि आप उस पर अटैक करो। अगर ये चोर ये कहे कि मैं नाकसूर हूँ, ये जिस घर में मैं घुसा उसमें ताला ही नहीं, सर वो तो चोरी पर तुलाई हुआ है, तो उसका सर उसने तो कसम खाई हुई है कि वो ये करता रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी को इस तरह मजबूत कर लिया कि आज एक परिंदा उसकी तरफ पर नहीं मार सकता। भारत अपनी सिक्योरिटी को इतना मजबूत क्यों नहीं कर पा रहा है सर? सर सवाल कड़वे हैं लेकिन पूछने पड़ेंगे। देखिए, जिस समस्या से आप और हम सुलझने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म की, ये लोग मोटिवेटेड होते हैं, इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं। जो लोग मारने पर आमादा हों और मरने के लिए तैयार हों, उनका डिफेंस 100% कोई नहीं हो सकता। डिफेंस अगर आपने बचाव करना, वो एक ही है कि जहाँ से वो चलते हैं उनका जो स्रोत है उसको टैकल करें। और वही आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो उनका स्रोत पाकिस्तान है, सज़ा पाकिस्तान को दी जाए। ये आप जो बता रहे हो कि आज सेनाओं ने 8 घुसपैठिए मार दिए और जब घर में घुसते हैं तो हम हमेशा मारते रहे, वो तो कोई नई बात नहीं है। आज एक्टिविटी की ज़रूरत है। वो सरहद के पार जिन पोस्टों से निकल के आते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही हो या कल ही हो, वो तो सेना तय करेगी कब, कहाँ और कैसे करेंगे। लेकिन ये
जो पनिशमेंट है ये पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेटर्स को तो हम मारते आए हैं कई सालों से, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेनाओं को छूट तो पहले ही है। तो उसको ये क्लेम करना है कि आज हम सेनाओं को छूट दे रहे हैं, ये नई बात नहीं है। ये सज़ा जो आज देश चाहता है, शहीदों के परिवार भी, अगर आप उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान से बदला चाहिए। आप रहिए सर मेरे साथ, वही चीज मैं दिखा रहा हूं। आपने जिसका जिक्र किया शहीदों के परिवार का, उनका गम तो हम केवल देख सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं और ना उसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए उरी के शहीदों का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचाया गया तो कैसे गांव-गांव और शहर-शहर में शहीदों का पार्थिव शरीर जब भी पहुंचा तो कैसे मेला उमड़ आया। देखिए। उरी हमले में शहीद होने वाले सिपाही हरेंद्र यादव का पार्थिव शरीर घर लाया गया है। शहीद हरेंद्र गाजीपुर के रहने वाले थे। बिहार के भोजपुर में शहीद अशोक कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। जौनपुर में सराय ख्वाजा के रहने वाले सिपाही राजेश सिंह उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए। संत कबीर नगर के सिपाही गणेश शंकर इतनी बड़ी कुर्बानी दे गए हैं कि उनकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। लेकिन अब पानी सर के पार हो गया है। दिल्ली से भी जवाब मांगा जा रहा है कि सरकार बोलो, कब तक देते रहेंगे बेटे कुर्बानी। क्या कहा जाए, लेकिन ये है कि मैं देश के अपने जिम्मेदार लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह देश का जवान अगर शहीद होता रहा तो आखिर में ये देश की सरहदों की सुरक्षा कौन करेगा। हम ये अपने तरफ से ये मांग करते हैं कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए ये जो घटना हुई है ये इसकी हम निंदा करते हैं। बिहार रेजिमेंट में कुक के पद पर तैनात थे गणेश शंकर। 1997 में उनकी शादी महाराजगंज में फरेंदा की गुड़िया से हुई थी। उनकी 2 बेटियां और एक छोटा बेटा है। 22 अगस्त को उनकी जम्मू कश्मीर के उरी में पोस्टिंग हुई थी। अपनी ड्यूटी से देश के दिलों पर राज करने वाले भोजपुर के लाल अशोक कुमार 1992 में सेना में शामिल हुए थे। अशोक के बड़े भाई कामता सिंह भी देश की रक्षा में शहीद हुए थे। अशोक अपने पीछे पत्नी और बेटा छोड़ गए हैं, जिनकी आंखों में सवाल है कि हम मासूमों को कब तक पिता को खोने का दर्द मिलता रहेगा। जौनपुर में सराय ख्वाजा के रहने वाले सिपाही राजेश सिंह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। राजेश सिंह 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। कुछ दिनों पहले ही उनकी पोस्टिंग उरी में हुई थी। राजेश सिंह का एक 6 साल का बेटा है। संत कबीर नगर की ये मनहूस सुबह अपने भाग्य पर विलाप कर रही है, लेकिन शहीद सिपाही गणेश शंकर के गांव घुरापाली को आज खुद पर फक्र है कि उसने देश पर शहीद होने के लिए वीर पैदा किया। लेकिन अपने बेटे को खोने के गम के साथ घुरापाली आज चाहता है कि दुश्मन को किसी भी हालत में माफ ना किया जाए। इस बार जवाब ऐसा हो कि दुश्मन भारत की तरफ रुख करने की सोचते ही कांप उठे। शहीदों की जलती चिताएं यही सवाल पूछती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो वाकई इन शहीदों के परिवार को देखकर किसकी आंखों में आंसू ना आए। और प्रेम शुक्ला साहब, मुझे मालूम है भावनाएं आपकी भी आहत हुई हैं और हर देशवासी की आहत हुई है जब ये तस्वीरें सब किसी ने देखी। लेकिन प्रेम शुक्ला, शहादत भूल ना जाना, सब यही कह रहे हैं सरकार से, और सर मैं भी कह रहा हूँ आपसे, शहादत भूल ना जाना। जरा बताइए आज इन शहीदों के परिवार वालों को कि कैसे आज उनकी शहादत का बदला आप लेने वाले हैं। बलिदानियों को कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार भूल ही नहीं सकती। आपको ध्यान होगा कि 2002 और 2003 में नीलम वैली पर जब दबाकर फायरिंग की गई और वहाँ से घुसपैठियों को रोका गया, उसके बाद ही सीज फायर सिग्नेचर हुआ। सीज फायर के बाद भी जो है 2004 से 2008 तक आपको ध्यान होगा 26/11 की घटना हुई। 26/11 घटना के बाद प्रवीण स्वामी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। उसमें किस तरह की बैठक हुई, बैठक के बाद हम लाचार थे
कि हम हमला नहीं कर सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम लाचार थे कि हम हॉट परसूट नहीं कर सकते, जो 2002 में हम डिसाइड कर रहे थे। आज हमारी ये स्थिति है कि हम उसकी घेराबंदी किए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर यदि पाकिस्तान। अरे प्रेम शुक्ला साहब, आपके प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का उल्लेख तक नहीं किया। क्या बात करते हैं, देश अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम प्रधानमंत्री जी कहें तो सही कि कौन है गुनाहगार। उन्होंने एक वक्तव्य भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया। मुझको आश्चर्य होता है। आपका मौका ये जो सुन तो लीजिए। ये परिस्थितियां आज राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता था, मगर आपने चिल्ला लीजिए। जब चिल्ला के आपका चिल्लपो हो जाएगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस की तरह जो है अगंभीर बात नहीं करना चाहता। अरे आप तो मुखौटा लगाए हुए हैं, वो शहादत पर शहादत दिए जा रहे हैं सैनिक, और आप सिर्फ शोहरत की अपेक्षा करते हैं। हमारा मुखौटा आपका दुखौटा था। आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए इस पे प्लीज। नहीं, हमको कोई दुखौटा नहीं है। हम तो देश के साथ खड़े होना चाहते हैं। जब अफजल गुरु के लिए जो है आपके मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे थे, आपको याद है? आप जिन लोगों ने शहादत दी थी, चक्र वापस कर दिए। फिर भी आपने दुखौटा किया।